नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पीसीएस 2026 का नोटिफ़िकेशन आ चुका है और वह विद्यार्थी जो यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें कई बार गाइडेंस किसी कोचिंग संस्था के माध्यम से मिलती है, कई बार हमें ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से मिलती है और कई बार जो लोग प्रीलिम्स और मेंस क्वालीफाई करते हैं, उनके अनुभवों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम प्रीलिम्स और मेंस क्वालीफाई करने के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि प्रीलिम्स और मेंस इतना साइंटिफिक स्ट्रैटेजिकल तैयारी है, जिसको अगर आप समझ जाते हो ना तो आपका प्रीलिम्स रुकने वाला है और ना ही मेंस रुकने वाला है। जैसे मैं भी कई बार यूट्यूब पर वीडियो देखता हूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी कैसे करें और ओवरऑल बताने के बाद वो यही बताते हैं कि हमारा ये कोर्स है, इसको खरीद लीजिए, उसके बाद हम आपकी तैयारी को बेहतर बना देंगे। या कई बार होता है कि वही बेसिक जो सब धड़ल्ला अपना रहे हैं उसी को बताया जाता है कि आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब पर कुल मिला-जुला कर बिज़नेस ही है, ठीक है? तो बिज़नेस की आड़ में आपका करियर काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी को आइडल मानते हो, आप उसको इमेज करें। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को भी आप देख लीजिए। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी बिज़नेस है, लाभ है, उसके बाद आपका करियर है। दोस्तों मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ नहीं है। मैं ईमानदारी से आपके साथ यह साझा करना चाहता हूँ कि हमें प्रीलिम्स में क्या करना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स ना रुके। वैसे ही हमें मेंस में क्या करना चाहिए कि हमारा मेंस ना रुके। दोस्तों आप वीडियो के अंत में मुझे बताना कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी और हमारा तरीका, हमारा जो बताने का अप्रोच है वो कैसा लगा। चूँकि दोस्तों शुरुआती दौर है, तो हो सकता है कि मैं अपनी बात पूरी तरीके से आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ या फिर अभी चूँकि नया हूँ, तो हो सकता है कि मैं आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं अपने मनोभाव को आपके साथ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? बट उद्देश्य यही है कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो पाए, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों, ठीक है? जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो जीएस पेपर 1 के नाम से होता है और दूसरा सीसैट, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं जीएस पेपर 1 के बारे में। चूँकि सीसैट के बारे में मैं बातचीत नहीं करूँगा, ये बहुत ही सिंपल होता है, 33% लगभग क्वालीफाइंग होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैं सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? देखिए, मैं उसके बारे में बातचीत करूँ, चूँकि मैं हर चीज़ तो नहीं लिख के ला सकता, ठीक है? इसीलिए कुछ चीज़ें मैं मौखिक रूप से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से ज़रूर सुनें और उसको फ़ॉलो करने का प्रयास करें। 100% फ़ॉलो ना करें, ठीक है? लेकिन जो सही चीज़ें लगे आप उसको एडॉप्ट ज़रूर करें, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है या फिर हमने बहुत तैयारी की, हमें लगता था कि तैयारी इतनी हमारी है कि प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, बट फिर भी किसी न किसी रीज़न से हमारा जो है प्रीलिम्स रुक जाता है। इसका मैं जो मेन कारण बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि आपका मेंस तैयार नहीं था। ठीक है दोस्तों? ये ध्यान रखना हमेशा कि आपके साथ वो लोग भी फाइट कर रहे हैं जो क्वालीफाई हो चुके हैं, एसडीएम या डीवाईएसपी जैसे पोस्ट के लिए वो फिर से अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो आपका फाइट उन लोगों से भी है, आपका फाइट उन लोगों से भी है जो लोग मेंस क्वालीफाई किए, इंटरव्यू में फेल हो गए, ठीक है? आपका फाइट उन लोगों से है जो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिए, मेंस कई बार से लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद अगर आप तुरंत मेंस लिखने की स्थिति में हैं, तभी आप समझ जाइएगा कि लिस्ट में कम से कम आपका नाम आने वाला है। ठीक है? मैं ये बहुत कड़वी बात बता रहा हूँ, बट ये बहुत सच्चाई है दोस्तों कि प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद अगर आप मेंस कल से लिखने के लिए रेडी हैं, तभी आपका लिस्ट में नाम सुनिश्चित होना संभव हो पाएगा। वरना कई बार क्या होता है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करने के बाद या प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं, देखते हैं उसका पीवाई तैयार करते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमें प्रीलिम्स और मेंस को अलग-अलग तैयार नहीं करना है, ठीक है? अब फिर भी लेकिन जो चीज़ें सामान्य तौर पे बताई जाती है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे में हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, साइंस होता है, इकोनॉमिक होता है और आपका करंट अफेयर्स होता है, यूपी स्पेशल होता है, जनगणना, ठीक है? बजट, सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट। यहाँ पर जनगणना थोड़ा-सा गलत लिखा गया है, ठीक है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं थोड़ा-सा ग्रामर में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है? बट मैं जो बताना चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, जो टॉपर्स के द्वारा कई बार अनुभव साझा किया जाता है कि पीवाईक्यू हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे जो पीसीएस ने जो पहले क्वेश्चन पूछा है, अगर वो क्वेश्चंस दोबारा पूछे जा रहे हैं तो उसको भी गलत कर देते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो इसलिए कई बार घटना चक्र हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप घटना चक्र ज़रूर पढ़ें। क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि आपको चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ ठीक है, सब्जेक्ट वाइज़ आप एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करते हो और आपका लगभग
ठीक है, 90% तैयार हो जाता है प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए। ठीक है, तो घटना चक्र आपको ज़रूर पढ़ना है। जो मोटी वाली पूर्वावलोकन आती है वो हर सब्जेक्ट की पढ़नी है आपको। ठीक है, यहाँ पर यूपी स्पेशल जो आता है, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन कई बार नहीं भी आता है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल उसके लिए आप केवल घटना चक्र पढ़ें। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि घटना चक्र पढ़ने के बाद जो नए क्वेश्चंस बनते हैं उसको कैसे हैंडल करें, तो याद रखें दोस्तों, उसके लिए एनसीईआरटी की एमसीक्यू जो होती है, बस आप उसको फॉलो कर लें। उसके बाद आपको कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। और ये टॉपिक मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो इसको आप निश्चित रूप से तैयार करें। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो एक क्रॉनिकल आती है और एक घटना चक्र आती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्रॉनिकल आप मंथली पढ़ सकते हैं या फिर घटना चक्र पढ़ सकते हैं। और लास्ट में एक कंपाइलेशन आई दृष्टि आती है, उसको आप एकदम फिंगर पे करके जाएं। ठीक है, आप देखेंगे करंट अफेयर्स में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं इकोनॉमी के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। अभी पिछले कुछ एग्जाम्स के एनालिसिस के माध्यम से मैं बताऊँ, तो इकोनॉमिक में क्या होता है ना कि योजनाएं ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो आप योजनाओं को तैयार करके ज़रूर जाएं। और साइंस में बायोलॉजी, ठीक है, साइंस में बायोलॉजी को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो पॉलिटी में एक शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार कर रखा है। आप कहेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। पॉलिटीज़ में घटना चक्र और आप अगर शॉर्ट नोट्स तैयार किए तो ठीक है, वरना आप जो है एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगा लीजिएगा। पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो 15 के 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ये आप मान कर चलेंगे। जियोग्राफी में देखिए, एक तो इंडियन जियोग्राफी होता है, दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी को मैपिंग के साथ बिल्कुल पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जल डमरू मध्य या कोई जल संधि पूछ लिया तो हम उसको गलत करके आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जियोग्राफी में हमें हर चैप्टर को मैप के साथ तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, और इंडियन जियोग्राफी में जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हिस्ट्री की, तो इसमें एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न होता है। तो हमें मॉडर्न को ज़्यादा वेटेज देना है। एंशिएंट और मेडुअल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम घटना चक्र या फिर अपने एनसीईआरटी एमसीक्यू के माध्यम से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली तैयारी होती है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं कि हमें प्रीलिम्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए या फिर हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी जो दृष्टि आईएएस की एमसीक्यू आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर कोई भी, जैसे एक अरिहंत की भी आती है जो बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, मैंने उसको पढ़ा हुआ है। आप अरिहंत के भी एनसीईआरटी एमसीक्यू को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्रवीण आईएएस की तरफ से, ठीक है, अक्टूबर 1 में आपको अपडेटेड प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो लास्ट में अक्टूबर नवंबर, चूंकि 6 दिसंबर को पेपर है, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने आप दबा के रिवीजन करेंगे ना। शॉर्ट नोट्स, घटना चक्र अभी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी की एमसीक्यू आप उसको लगाएं। आप देखेंगे कि प्रीलिम्स आपका निश्चित रूप से नहीं रुकेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों कि प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए आपका करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, करंट अफेयर्स में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो करंट अफेयर्स जिसका कमजोर होता है ना, उसी का प्रीलिम्स रुक जाता है। तो कई बार हम ये सोचकर चलते हैं कि लास्ट के 2 महीने बचेंगे तो हम उसको करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। दोस्तों, ये दबाव बन जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी से समय है आपके पास। अभी लगभग 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स को आप कवर करने का प्रयास कर दीजिए। आप शुरू कर दीजिए उसको, अभी से करंट अफेयर्स को रेडी करना। ठीक है, और करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, एक तो आप ये मानकर चलिए कि हमें मंथली, ठीक है, हमें मंथली, ठीक है, मंथली और नेशनल और इंटरनेशनल अप्रोच से तैयार करना है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, चैप्टर वाइज। ठीक है, हमें चैप्टर वाइज तैयार करनी है। जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक है, कुछ इंडेक्स हो गए, ठीक है, कुछ समिट हो गए, ऐसे करके हमें चैप्टर वाइज तैयार करने होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपी पीसीएस के लिए आप चाहे तो फूल पत्ती ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको जो भी ठीक लगता है। कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स में क्रॉनिकल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तब तो फिर आपको अलग से कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं, तो जो पिछले करंट अफेयर्स छूटे हुए हैं उसको अर्धवार्षिकी या वार्षिकी के माध्यम से चैप्टर वाइज और आप जो है मंथली कवर कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि हमें केवल थ्योरी नहीं पढ़नी है कि हम केवल करंट अफेयर्स का थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और भूले जा रहे हैं। नहीं, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस अर्थात हमें क्वेश्चंस भी लगाने हैं, देखने की क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो हमें फिर से तैयार करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी हो सकता है जियोग्राफी से क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है कभी पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो और दूसरे टर्म्स उसके इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। जो अगली बात है दोस्तों, वो ये है कि लास्ट के 10 वर्ष के जो पीवाईक्यू होते हैं, वो कभी भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कसम खा लिए हैं। मान लीजिए हमसे 1 आध 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। बट अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो ये फिर दोस्तों गलत बात है। ठीक है, हमें किसी भी हालत में पीवाईक्यू को तो गलत नहीं करना है दोस्तों।
और जो दूसरा है वो टेस्ट सीरीज, जैसे ऑफलाइन की मैं बात करूँ तो दृष्टि आईएएस होगी, संस्कृति आईएएस, और भी आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो टेस्ट बुक से अच्छी कोई टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए मुझे लगता है कि नहीं है। आप चाहें तो किसी भी संस्था को फॉलो कर लीजिए, सस्ती भी है और अच्छी इसकी एनालिसिस होती है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे कमियों का पता चलता है, हम उसको बेहतर तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब के मैराथन वीडियो से रिवीजन ना करें दोस्तों। मैं बताऊं, कई बार होता है कि यूट्यूब पर लगातार वीडियोस देखने से आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं, आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और आपको लगातार नींद लगने लगता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें कि यूट्यूब के मैराथन से आपको रिवीजन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए अगर आप इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो फिर प्रीलिम्स आपका नहीं रुकने वाला है। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इतना करने के बाद आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंस की तैयारी भी यहाँ पर आपको आउटपुट देने वाला है। आपको यहाँ पर मेंस का जो एक प्रभाव है उसका प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बेसिक नीड्स है कि हमें इस रूट को तो नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आइए बातचीत हम लोग करते हैं मेंस के बारे में। देखिए, मेंस के बारे में मैं बातचीत करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और नीति शास्त्र जो कि जीएस पेपर 4 के नाम से जाना जाता है। फिर यूपी स्पेशल पेपर 5, यूपी स्पेशल पेपर 6, सामान्य हिंदी और निबंध, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूपी पीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 5 या 6 तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। जैसे मैं जीएस पेपर फर्स्ट की बात करूं मेंस के लिए, तो इसमें कला संस्कृति है, आधुनिक भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, भारतीय समाज है और भूगोल है। आप ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल अपने नोट्स में उतार लीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूं कि जीएस पेपर 1 में कला और संस्कृति है, आधुनिक भारत का इतिहास है, विश्व इतिहास है, भारतीय समाज है और भूगोल है, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं जीएस पेपर 2 में कौन कौन से विषय हैं दोस्तों, तो राज्य व्यवस्था और संविधान है, शासन व्यवस्था अर्थात गवर्नेंस है, सामाजिक न्याय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, करंट अफेयर्स और समसामयिक है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जीएस पेपर 2 में इतने विषय हैं। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बस ये आपको समझा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को पकड़ लें थोड़ा सा। उसके बाद जीएस पेपर अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो जीएस पेपर 3 में दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि और ग्रामीण विकास है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है और समसामयिक या फिर करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये आपके जीएस पेपर 3 में इतने सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद जीएस पेपर 4 में नीति शास्त्र है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 7 यूनिट तक थ्योरी है और 8वां यूनिट केस स्टडी है, ठीक है। तो मैं अब आपके साथ यह बातचीत करने वाला हूं कि जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या उसके लिए एक बेहतर रणनीति हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से। ये मैंने कहीं से लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने कहीं से आपके लिए चुराया हुआ है, लेकिन फिर भी खैर हमें तो सीखना है, ठीक। देखिए, मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि वर्षवार, ठीक है, वर्षवार प्रश्न प्रवृत्ति विश्लेषण ये 2018 से 2025 तक का विश्लेषण है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कला और संस्कृति से दोस्तों 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 5 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो कला और संस्कृति से अगर हम एवरेज देखें तो 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से आधुनिक भारत को आप देख सकते हैं कि आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो 2018 में 2 क्वेश्चंस, 2019 में 2 क्वेश्चंस, 2020 में आपका 3 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 1 क्वेश्चन, 2025 में 1 क्वेश्चन। तो 1 से 2 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है कि हमें आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो क्वेश्चन पूछे गए उसको आप देख सकते हैं, लगभग 1-1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज इसका है, स्वतंत्रता संग्राम का है आपका, ठीक है। उसके बाद विश्व इतिहास की हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस एवरेज आपके विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चूंकि ये तो बात रही इतिहास खंड और कला और संस्कृति की, आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं टोटलिटी में दोस्तों, तो यहाँ पर जो कला संस्कृति, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास है उसको मिलाकर लगभग एवरेज 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कला और संस्कृति से, फिर 1 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, फिर 1 क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता, 2 क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम से, 1 क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता उपरांत से पूछा गया है और विश्व इतिहास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग 2-2, 4-4-2, 6 क्वेश्चन आपके इतिहास और आर्ट कल्चर से मिलाकर पूछे हैं। अब चूंकि यहाँ पर देखिए इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी से अकेले क्वेश्चन 6 पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि महिलाएं, जनसंख्या, गरीबी और शहरीकरण से 2 क्वेश्चन पूछे गए 2025 में। तो 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज इसके पूछे जाते हैं। वैश्वीकरण की देख सकते हैं आप,
3 क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, ठीक है। क्षेत्रवाद धर्मनिरपेक्षता को देख सकते हैं आप लोग, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कहने का मतलब है कि एवरेज 6 क्वेश्चन आप सबको देख सकते हैं, चाहे 2018 को आप देख लीजिएगा, चाहे 2019 को देख लीजिएगा, चाहे 2020 को देखिए, चाहे 2021 को देखिए, चाहे 2024 और 25 को देखिए, एवरेज 5 से 6 क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो कला और संस्कृति और इतिहास खंड है दोस्तों, आप इसको पढ़ेंगे जितना, उतने में केवल हम बात करते हैं केवल विश्व इतिहास के बराबर आपको केवल सोसाइटी पढ़नी होती है, और यहाँ से 6 क्वेश्चंस आप हैंडल कर पा रहे हैं। तो बुद्धिमानी किसमें है कि सबसे पहले हमें सोसाइटी को तैयार करना चाहिए, न कि हमें इतिहास और कला संस्कृति के खंड को। चूंकि इतनी ऊर्जा व्यस्त करने के बाद भी हमें 6 क्वेश्चन से केवल हाथ लग रहे हैं, और उसका हम 25% केवल यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें 6 क्वेश्चंस को हैंडल करने की क्षमता प्राप्त हो जा रही है। तो हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले हमें भारतीय समाज को तैयार करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस हमें नहीं गलत करने हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से क्वेश्चन हमें बेहतर लिख कर आना है। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप जो आपको अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। मैं एक एक ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से आपको यह प्रूफ के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और तैयारी किस प्रकार से, किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाना चाहिए, क्या बेहतर अप्रोच हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब देखिए, वही इंडियन सोसाइटी का हाल यहाँ पर जियोग्राफी का है। देख सकते हैं कि हर बार देख सकते हैं 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 2 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 और 2 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन एवरेज आप देखेंगे कि पूछा जा रहा है, 8 से 7 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से पूछे जा रहे हैं। तो हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बराबर अगर हम जियोग्राफी और सोसाइटी में मेहनत कर लेते हैं दोस्तों, हालांकि इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं आर्ट कल्चर, ठीक है, अगर मैं आर्ट कल्चर प्लस हिस्ट्री के बराबर, ठीक है, अगर मैं जियोग्राफी और आपका इंडियन सोसाइटी को मेहनत कर देता हूं, तो इससे देख सकते हैं कि लगभग आपका 14 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 14 क्वेश्चन को पकड़ना है ना दोस्तों। हमें कुल मिला जुलाकर हमारा उत्तर लेखन बेहतर होना चाहिए। हम क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आए कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी जानकारी होनी चाहिए अच्छे से, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पर केवल दोस्तों यह समझने के लिए आए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और हम कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, बेहतर उत्तर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया। अब मैं बताता हूँ कि जैसे ये इतिहास वाला खंड हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इतिहास और कला और संस्कृति की बात करूँ, तो देखिए यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एवरेज। तो इसको तो आप देखेंगे, मैं जब इसके बारे में डिटेल बात करूँगा, तो ज़्यादातर एंशिएंट और मेडुअल आर्ट कल्चर से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक से, ठीक है। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो ये आपका प्रीलिम्स सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको स्किप करते हुए, ठीक है, मेंस की तैयारी इंडियन सोसाइटी और आपका जियोग्राफी से करते हैं, आप इसको स्किप भी करते हैं, तो प्रीलिम्स में आपको इतनी नॉलेज होती है कि प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद भी आप आधुनिक भारत के इतिहास को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद विश्व इतिहास की हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी सिलेक्टेड टॉपिक से, ठीक है। तो उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेन प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। मेन आपको जियोग्राफी और इंडियन सोसाइटी को तैयार कर लेना है। तो ये मेरे हिसाब से जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में रणनीति रही, जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में तरीका रहा। बाकी कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें अगली वीडियो में सुधार करूँगा। और बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन हुआ करेगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब आइए वैसे ही मैं जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड के बारे में बातचीत करूं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको करता हूं कि 2 पार्ट में करता हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और जो कि मेरे पास संसाधन नहीं है, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको 2 पार्ट में करता हूं। मैंने जीएस पेपर फर्स्ट और प्रीलिम्स के बारे में बातचीत किया। अगली वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि जीएस पेपर 2, या फिर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, जैसे मैंने जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में बताया वैसे ही आप 2 को भी एनालिसिस करके समझ सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और नहीं भी समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि अगली वीडियो यूपी स्पेशल पेपर 5 की क्लास कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। अगली बार हम यूपी स्पेशल पेपर 5 के माध्यम से हम प्रॉपर क्लास को कंटिन्यू कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और सपोर्ट की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।